सलाम दोस्तों, 19 जुलाई 2024 को बांग्लादेशी गवर्नमेंट मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर देती है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाती हैं। तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए जाते हैं। लोगों को मुकम्मल तौर पे घरों में रहने की सख्ती से ताकीद भी की जाती है, मगर इसके बावजूद भी हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट सड़कों पर निकल आते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ये सिंपल प्रोटेस्ट एक वार की शक्ल इख्तियार कर लेता है और 100 से ज़ायद लोग इसमें मारे जाते हैं। 1500 से ज़ायद लोग शदीद जख्मी भी हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी यह प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और फिर फाइनली 20 जुलाई को गवर्नमेंट मजबूर होकर शूट ऑन साइट के ऑर्डर भी जारी कर देती है। चलिए आज की इस वीडियो में इस प्रोटेस्ट की कहानी को तफसील से समझते हैं। प्रोटेस्ट की ये कहानी 1971 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबेन एक वार होती है। उस वार को आप सकूत डाका या फिर लिबरेशन वार के नाम से जानते हैं। इस वार के बारे में फिर किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि इस वार के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान लगभग 7 करोड़ लोगों की आबादी के साथ एक नया मुल्क बनाते हैं, जिसे बांग्लादेश नाम दिया जाता है। 1972 में इस मुल्क के लिए कुछ कवानीन मुतारफ किए जाते हैं। उस कवानीन में से एक कानून होता है कोटा सिस्टम का। कोटा सिस्टम का मतलब ये होता है कि हर साल गवर्नमेंट जॉब्स में से 30% जॉब्स उन लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी जिन्होंने 1971 के वार में गवर्नमेंट का साथ दिया होता है। शुरुआती दौर में ये जॉब्स उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने खुद से इस जॉब के अंदर शमूलियत इख्तियार की होती है, और फिर बाद में ये उनकी नस्लों को दी जाने लगती हैं। 30% जॉब्स उन लोगों के लिए रखने के साथ साथ 10% जॉब्स वुमेन के लिए, 10% जॉब्स बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए, 5% जॉब्स माइनॉरिटीज के लिए और 1% जॉब्स डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए रखी जाती हैं। यानी 56% जॉब्स हर साल पहले से ही फिक्स करके रख दी जाती हैं और सिर्फ 44% जॉब्स को मेरिट का नाम दिया जाता है। शुरुआती दौर में ये चीज मुनासिब मालूम हो रही थी, मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ने लग जाती है और फिर अगले 50 सालों के अंदर आबादी डबल से भी ज्यादा हो जाती है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ये आबादी 16 करोड़ से तजावुज कर जाती है। जैसे आबादी बढ़ने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसमें बढ़ने लग जाता है और फिर स्टूडेंट्स को और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को महसूस होने लग जाता है और वो गवर्नमेंट से मुतालबा करने लगते हैं कि इस कोटा सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाएं। स्टूडेंट्स मुतालबा करते हैं कि 30% जो जॉब्स हमेशा फ्रीडम फाइटर्स के लिए निकाली जाती हैं और 10% जॉब्स जो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए निकाली जाती हैं, उसको चेंज करके उसे भी मेरिट के अंदर ही डाल दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरिट बेस्ड जॉब्स मिल सकें। अपने इन मुतालबात को पूरा करने के लिए 2018 के अंदर हैवी प्रोटेस्ट भी करते हैं, जिसके नतीजे में फाइनली गवर्नमेंट उनके मुतालबात को मंजूर कर देती है और अपने इस फैसले के अंदर कुछ बदलाव भी करती है। मगर 5 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट के इस फैसले को इलीगल करार देते हुए अपने पहले वाले फैसले को दोबारा से नाफिज कर देता है, जिसके नतीजे में 10 जुलाई से ऑनवर्ड प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये सिंपल प्रोटेस्ट जारी रहते हैं, मगर फिर अचानक से 18 जुलाई से ये सिंपल प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके नतीजे में 19 जुलाई को गवर्नमेंट पूरे बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर देती है। इस कर्फ्यू के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म का जानी और माली नुकसान भी देखने को मिलता है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी बांग्लादेशी गवर्नमेंट अपने फैसले के साथ अटल रहती है और 20 जुलाई को फाइनली शूट ऑन साइट के ऑर्डर भी जारी कर देती है। मगर सवाल पैदा होता है कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड तो बिल्कुल जायज़ है, उसके बावजूद भी कोर्ट इन डिमांड को किस तरीके से इलीगल करार दे सकता है और गवर्नमेंट इन मुतालबात को क्यों नहीं मंजूर कर रही। इसके लिए आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो वार हुई, इस वार में बांग्लादेश को लीड करने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान ही वो शख्स थे जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर पहली गवर्नमेंट बनाई थी। शेख मुजीबुर रहमान की वफात के बाद उनकी फैमिली में से उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद पॉलिटिक्स में एंट्री करती हैं और साल 2009 से लेकर अभी तक बांग्लादेश को वही लीड करते हुए आ रही हैं। पिछले 15 सालों से लगातार गवर्नमेंट में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही कोटा सिस्टम है, क्योंकि 56% लोगों को हमेशा कोटा सिस्टम की बुनियाद पर ही जॉब्स दी जाती हैं, तो ये 56% लोग हर हाल में उन्हीं की ही सपोर्ट करेंगे। अगर 56% लोगों में से 40% लोगों को कोटा सिस्टम से निकालकर मेरिट सिस्टम के अंदर डाल दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि उनके सपोर्टर्स में सिर्फ 16% लोग ही रह जाएंगे। यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से वो कोटा सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहती। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि क्या फ्रीडम फाइटर्स की औलाद में से लोग टैलेंटेड नहीं है और सिर्फ रजाकार ही टैलेंटेड हैं। रजाकार बेसिकली एक टर्म है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो बांग्लादेशी होने के बावजूद भी 1971 में उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। मजीद उन्होंने कहा कि क्या फ्रीडम फाइटर्स की औलाद में से लोगों को कोटा सिस्टम से बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए
جو رضاکاری ہیں۔ ان کے اس لفظ کے ایجاد کرنے کے بعد بنگلہ دیش کے اندر اسی نام سے مختلف جگہوں پہ نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ کے اندر انہوں نے اسے USA اور ویسٹرن کنٹریز کی کچھ سازشیں بھی قرار دیا، مگر اس کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس تحریک کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کے مطالبات اپنی جگہ پہ بالکل جائز ہیں، کیونکہ ایک ایسے ملک میں جہاں 32 ملین سے زائد لوگ تعلیم سے اور روزگار سے دور ہوں، اور ایک ایسا ملک جو کسی ٹائم پہ فاسٹسٹ گروئنگ کنٹریز کے اندر شامل تھا اور ابھی وہاں پہ 10% تک انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، وہاں پہ عوام کے یہ مطالبات اپنی جگہ پہ بالکل جائز ہیں۔ گورنمنٹ کو عوام کے یہ مطالبات منظور کرنے چاہیے اور کوٹا سسٹم اور فوج کی سپورٹ کرنے کے بجائے عام لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر جابز دینے چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔